We are beginning with our first chapter, that is basic nature and properties of dental material. So with this, we are going to like start and we will be doing like every chapter in a one shot series. तो आज का जो हमारा टॉपिक है basic nature and properties of dental materials. We are not going to extend this chapter much. छोटा छोटा करके एकदम स्टोरी की तरह हमें इसे सुनना है. So as we all know, forms of matter क्या होती हैं? तो फॉर्म्स ऑफ मैटर में वी हैव सॉलिड लिक्विड एंड गैस. बट बेसिकली तो हमारे पास 5 फॉर्म्स ऑफ मैटर होती हैं. बट यहाँ पे हमारे पास अभी हम 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर देख रहे हैं. डेंटल मटेरियल की प्रॉपर्टीज हम क्यों पढ़ते हैं? ओनली बिकॉज ताकि हम हर एक मटेरियल, जो भी हम चीज डेंटिस्ट्री में यूज कर रहे हैं अभी तक, सो फार यू आर इन सेकेंड ईयर, अभी फर्स्ट ईयर में भी कितनी सारी चीजें आप लोगों ने यूज की होंगी प्रोस्थो में, सेकेंड ईयर में भी कंजर्वेटिव में यूज कर रहे होगे. तो वो सारी चीजों का, हर एक चीज का एक इम्पोर्टेंस है. सपोजिंगली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जिप्सम, जिप्सम का भी एक इम्पोर्टेंस है कि हम उसको किस तरीके से, उसका सेटिंग एक्सपेंशन है, किस तरीके से वो थर्मल प्रॉपर्टी शो कर रहा है, किस तरीके से वो हर एक चीज शो कर रहा है. सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटीरियल. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, अब हम स्टार्ट करते हैं इंटर एटमिक बॉन्ड से. इंटर एटमिक बॉन्ड में हमारे पास दो कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड करते हैं. पहला होता है प्राइमरी एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी बॉन्ड. तो प्राइमरी में भी हमारे पास 3 तरीके के आ जाते हैं, आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटालिक. अगर आप लोगों ने 11th और 12th में लाइक पढ़ा होगा अबाउट दी आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, तो इसी के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे भी लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं वो बिल्कुल सिंपल बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, एंड वो क्या करते हैं, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच. जैसे कि हम एक सोडियम क्लोराइड की बात कर लें, विच इज अ सॉल्ट. ओके, सो देयर वन सोडियम विच इज अ पॉजिटिव एंड क्लोराइड इज नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनिक बॉन्ड हो रहा है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? मतलब किस तरीके से वो बॉन्ड बन रहा है जहां पे दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है आपस में, तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे. एग्जांपल आपकी स्क्रीन के ऊपर है. एंड देन लास्ट वन इज द मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल इज इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. हम बोलते हैं कि मेटल क्या, हाईली मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मेटल एक इंसुलेटर नहीं होता है, कंडक्टर होता है. तो जब such conduction is due to the mobility of the so called free electrons. हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है? बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So that is why when we are talking about the metallic bonds or the metals property of conduction of electricity is because of the free electrons जो कि उसमें छूट जाते हैं. फिर इसके बाद आते हैं हम सेकेंडरी बॉन्ड्स में. सेकेंडरी बॉन्ड में दे द वीकर बॉन्ड. ठीक है, जब हमने पढ़ा था 11th 12th में, तो हमने वीकर बॉन्ड्स की बात की थी और वहां पे हमने बात की थी वैंडरवाल्स फोर्सेस की. तो ये किससे फॉर्म होता है? डायपोल मूवमेंट. एंड डायपोल में हमने काफी सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे और बहुत सारी चीजें भी पढ़ी थी. देन वी हैव गॉट अनदर टर्म, थर्मल एक्सपेंशन. आपके टीचर्स आपसे क्लास में बार बार ये चीज पूछेंगे, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ जिप्सम, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ डेंटल स्टोन, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ एल्जिनेट, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ऑल द मटेरियल्स. तो इसीलिए जो थर्मल एक्सपेंशन है, पहले उसका बताने से पहले हमें एक्चुअली पता तो होना चाहिए कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है. सो थर्मल एनर्जी इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. हीट क्यों क्रिएट होती है? जब एक एटम या मॉलिक्यूल मोशन में आएगा तभी तो हीट क्रिएट होगी. सो जब thermal energy is due to the kinetic energy of the atoms of the molecules at a given temperature. So the temperature above absolute zero, atoms are in a constant state of vibration. अगर absolute zero से ऊपर होगा तो constant state of vibration होगा. The average amplitude of the vibrations depends upon the temperature. यहाँ पे हमने थोड़ी सी बात की थर्मल एनर्जी की. फिर इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका रॉट अलॉयज में भी बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि किस तरीके से लैटिस स्ट्रक्चर हमारा डेंटिस्ट्री में इंपॉर्टेंस प्ले करता है. बीबीसी, अगर हम बॉडी सेंटर्ड लैटिस की बात करें या फिर फेस सेंटर्ड लैटिस की बात करें, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके, देन वी हैव नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स. नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो जिसका कोई क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट नहीं होता है.
अगर हम वैक्सेस की बात करें तो डिसऑर्डरली अरेंजमेंट होता है या फिर डिस्टर्बली अरेंज्ड होता है, ये बिल्कुल रैंडमली अरेंज्ड होता है वैक्सेस। ठीक है, तो इसमें हमारी ये एग्जांपल है, जैसे कि आप बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी स्ट्रक्चर देखोगे, ऊपर एफसीसी स्ट्रक्चर देख रहे होगे, या फिर सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर देख रहे होगे, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्कुल एक क्रिस्टल प्लेन में अरेंज्ड है। पर अगर हम नॉन क्रिस्टलाइन की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स इज नोन एज इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इंटरएटॉमिक डिस्टेंस। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस मतलब किसी भी दो एटम्स के बीच में फोर्सेस लग रही हैं, कहीं पे कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि स्ट्रेस क्या हो सकता है। तो जो इंटर एटमिक डिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करेगा? हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अगर एटम बहुत ज्यादा क्लोज हुआ तो वो क्या करते हैं? रिपेल करेंगे। और इसी तरीके से जो चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम जो एटम है उसको एक पोजीशन पे रखते हैं, एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखते हैं एटम्स की, जहाँ पे वो स्टेबल रहे। अब जो नॉर्मल पोजीशन होती है एटम की वो हम चेंज भी कर सकते हैं कुछ फोर्स लगा के। मतलब मैंने यहाँ पे एक एटम रखा है, मैंने फोर्स लगाई तो उसकी पोजीशन क्या है वो चेंज कर सकते हैं हम। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो एटम है तो उसके बीच का जो इंटर एटमिक डिस्टेंस है उसको मैं इंक्रीज भी कर सकती हूँ और डिक्रीज भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं एक मैकेनिकल फोर्स लगा रही हूँ तो उसी की वजह से कहीं ना कहीं कोई जो स्ट्रेस है वो आ सकता है एटम में। अगर मैं एटम को खींच रही हूँ तो वहां पे पुलिंग फोर्स जो है इसकी लगा रही हूँ, पुश कर रही हूँ एटम को, आपस में क्लोज कर रही हूँ। तो वहीं ये जो फोर्सेस हैं एटम की वो एक स्ट्रेस क्रिएट कर सकती हैं। वो कितने डिस्टेंस पे हो रहा है और कितना चेंज हो रहा है उसका एक्चुअल पोजिशन से, दैट कैन बी नोन एज अ स्ट्रेन। ओके, नाउ यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है, द डिस्प्लेसिंग फोर्स इज मेजर्ड अक्रॉस अ गिवन एरिया इट इज नोन एज अ स्ट्रेस। और कितना उसका डायमेंशनली चेंज हो रहा है उसे हम स्ट्रेन कहेंगे। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बहुत सिंपल सी टर्म है, अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो पूरे सरफेस में फैल जाएगा सो दैट इज डिफ्यूज। जैसे कि अगर हम सिंपल एग्जांपल की बात करें डिफ्यूजन में, पानी लो, उसमें कैप्सूल डाल दो, वो कैप्सूल जो है पूरे पानी में घुल जाएगी, तो उसे हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। Let's move to another term, that is surface tension. Energy at the surface of the solid is greater than its interior. जो कि सरफेस, सॉलिड के सरफेस पे जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है उसके इंटीरियर से। For example, inside the lattice, all atoms are equally attracted to each other. The interatomic distances are equal अगर हम inside the lattice की बात करें. Okay? However, at the surface of the lattice, the inner energy is greater because there is no atoms on the outside. तो सरफेस पे ज्यादा एनर्जी होगी और इंटरनली कम एनर्जी होगी। So that is a some tension which is being created on the surface, that can be said as the energy, the increase in the energy per unit area of the surface is referred to as the surface energy or the surface tension, which is the increase of the energy on the surface per unit area, depending upon इतने एरिया में, इतने एरिया में, इतने एरिया पे, उसे सर्विस टेंशन या सर्विस एनर्जी कहते हैं। Then you have various types of contact angles in your dentistry. We can leave this topic as of now. Then we have formulas for the physical properties of dental material, जहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे stress. Stress is equals to force upon area, force per unit area. कितना फोर्स कितने एरिया में लग रहा है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। और हमारे पास तीन तरीके के स्ट्रेसेस होते हैं। तो तीन तरीके के स्ट्रेसेस कौन से हमारे पास? टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस। टेंसाइल मतलब जहां दो सेट्स ऑफ फोर्सेस हैं और वहां पे कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट हो रहा है। जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो टेंशन क्रिएट हो रहा है, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव मतलब दोनों को आपस में कंप्रेस करके फोर्सेस में कंप्रेस कर रहे हैं, एक अदर ईच अदर हम डायरेक्शन में अगर उसको कंप्रेस करें तो वो कंप्रेसिव फोर्स है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? जब हम पैरेलली कोई स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं।
So these are the types of stresses and the definition for strain हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कितना डिफॉर्मेशन हुआ है ओरिजिनल से उसे हम स्ट्रेन बोलेंगे स्ट्रेन देन वी हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस मतलब जहां पे हर तरीके का स्ट्रेस आ जाए उसे हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस बोलते हैं फिर हम आते हैं पॉइजन्स रेशियो पॉइजन्स रेशियो यू कैन गो थ्रू योरसेल्फ जो इलास्टिक रेंज जो रेंज है द रेशियो ऑफ द लेटरल टू द एक्सियल स्ट्रेन उसे हम पॉइजन्स रेशियो कहते हैं तो लेटरल टू द एक्सियल स्ट्रेन की बात करें तो उसे हम पॉइजन्स रेशियो कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है आपने लिया ठीक है तो वो कितना स्ट्रेस बेयर कर सकता है वो उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट है उसके बाद उसमें कुछ अमाउंट ऑफ टेंशन क्रिएट होगा और उसके बाद अगर वो बियॉन्ड उस यील्ड स्ट्रेंथ के चले जाएगा तो वहां पे वो उसका पॉइंट आ जाएगा जहां पे वो टूट जाएगा ऑलराइट तो वो उसका फ्रैक्चर पॉइंट हो जाएगा सो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ग्राफ है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाउ let's move on to the modulus of elasticity modulus of elasticity that is E जिसका आपका फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये आपको पता होना चाहिए then resilience you can just go through the formula which is proportional limit का square upon 2E that is modulus of elasticity now आपका जो important terms आते हैं after this is the like we all know about ductility क्या होता है it is the ability of the material to withstand the permanent deformation under a tensile load without rupture ductility को आप तीन categories में measure कर सकते हो which is generally not asked in your questions for exams so you can leave it then malleability ductility इन सब चीजों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए फिर सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है हार्डनेस तो हमारे पास चार तरीके के हार्डनेस टेस्ट होते हैं what is that Brinell, Rockwell, Vickers, and Noob. What are the four tests? Brinell, Rockwell, Vickers, and Noob हार्डनेस टेस्ट तो ये चार तरीके के हार्डनेस टेस्ट हैं इन सब में अलग अलग क्राइटेरियाज अलग अलग चीजें हैं जो हमें देखनी है क्या है देखते हैं जो हमारा ब्रिनल टेस्ट है जो आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि किस तरीके से बना हुआ है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है अच्छा हम हार्डनेस किसी मटेरियल की देखेंगे ठीक है नाउ द ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय अ स्वेडिश इंजीनियर जिसका नाम था जॉन ऑगस्ट ब्रिनल उन्होंने 1900 में ये टेस्ट डेवलप किया था ओके नाउ द ब्रिनल टेस्ट यूटिलाइजेस अ 10 mm डायमीटर स्टील बॉल एक स्टील बॉल ले रखी है यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि कहाँ पे आपका डायमंड शेप कहाँ पे कोनिकल शेप डेवलप हो रहा है कहाँ पे आपका बॉल यूज हो रही है तो ब्रिनल में यहाँ पे बॉल है 10 mm डायमीटर की स्टील बॉल है एज एन आइडेंटर उसको हम एक यूनिफॉर्म 3000 kgf फोर्स में मतलब अप्लाई करेंगे उसमें इतना फोर्स अप्लाई करेंगे देन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इज यूज्ड ऑन सॉफ्टवेयर मटेरियल्स एंड अ टंगस्टन कार्बाइड बॉल इज यूज्ड ऑन द हार्डर मटेरियल्स ये जो बॉल्स हैं यही क्या करेंगी हमारा फोर्स अप्लाई करने में हमें हेल्प करेंगी किस तरीके की बॉल किस मटेरियल पे यूज हो रही है ये हमें बताया जा रहा है द डायमीटर ऑफ द एडेंटेशन लेफ्ट इन टेस्ट मटेरियल इज मेजर्ड with a low powered microscope. Now the load is divided by the area of the surface of the indentation and the quotient is referred to as the Brinell hardness number. फिर एप्लीकेशन कहाँ पे है इसका किसी भी मेटल की हार्डनेस पे मेटालिक मटेरियल्स के हार्डनेस में आप इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट आपका रॉकफेल एज यू कैन सी इट्स लाइक अ कोनिकल डायमंड पॉइंट आप यहाँ पे यूज करेंगे instead of however instead of measuring the diameter of the impression आपको diameter नहीं measure करना है impression का the depth is measured directly by the dial gauge on the instrument we can measure the depth कहाँ पे यूज हो रहा है ये wider application of materials and Brinell's test जो है वो unsuitable है कुछ brittle materials के लिए as well as plastic materials तो हम जो Rockwell है उसको और जगहों पे more than जहाँ पे Brinell यूज होता है वहां पे यूज कर सकते हैं Vickers hardness test this is also similar to Brinell test ही है ये instead of steel ball यहाँ पे हम diamond शेप का
लेंगे, स्क्वायर पिरामिड यूज करेंगे। इम्प्रेशन इज स्क्वायर इंस्टेड ऑफ राउंड। यहाँ पे द लोड इज डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ आइडेंटेशन। बिल्कुल वहां पे सेम ही होगा, यहाँ पे जो शेप है उसका फर्क आ रहा है। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द आइडेंटेशंस आर मेजर्ड एंड एवरेज्ड। इसका एप्लीकेशन क्या होगा? जो विकर्स टेस्ट है इज यूज्ड इन द एडीए फॉर द डेंटल कास्टिंग गोल्ड्स। यहाँ पे इसका यूज होगा। ये ब्रिटल मटेरियल के भी हम यूज कर सकते हैं। देन वी हैव नूप हार्डनेस टेस्ट। नूप हार्डनेस टेस्ट में क्या हो रहा है? अ डायमंड आइडेंटिफिकेशन टूल इज यूज्ड। यहाँ पे डायमंड आइडेंटिफिकेशन टूल है अगेन। नूप हार्डनेस वैल्यूज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये डक्टिलिटी मटेरियल की क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है। And the values for both exceeding hard and soft materials can be obtained from this test. That means ये सबसे अच्छा टेस्ट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक तो मटेरियल किस तरीके का है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, डक्टिलिटी से फर्क नहीं पड़ रहा है। पॉइंट नंबर वन इज दैट। एंड पॉइंट नंबर टू इज दैट कि हम इसको हार्ड है सॉफ्ट मेटल सबके लिए ऑब्टेन कर सकते हैं। सो वेयर इज दिस टेस्ट यूज? नाउ अगेन क्वेश्चन। तो जो हमारा जो नूप एंड विकर्स टेस्ट आर क्लासिफाइड एज द माइक्रो हार्डनेस टेस्ट, और जो ब्रिनल एंड रॉकवेल टेस्ट है वो मैक्रो हार्डनेस टेस्ट है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एग्जाम में पूछा जाए सो इट्स अ गुड लाइन टू मेंशन इन द एग्जाम। फिर हमारे पास आता है द शोर एंड द बारकोल। तो शोर एंड बारकोल, नाउ दीज आर लेस सोफिस्टिकेटेड टेस्ट, मतलब यहाँ पे कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं है। दे आर कॉम्पैक्ट पोर्टेबल यूनिट्स हैं, इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर सकते हैं। द मेटल आइडेंटर दैट इज स्प्रिंग लोडेड इज यूज। स्प्रिंग से बना हुआ होता है वो, ठीक है। द हार्डनेस नंबर इज बेस्ड ऑन द डेप्थ, कितना वो पेनिट्रेट कर रहा है, एंड इज रेड डायरेक्टली फ्रॉम द गॉज, क्योंकि वहां पे गॉज लगा है, मेजरिंग गॉज है स्प्रिंग बीम बैलेंस की तरह, तो आप इजिली मेजर कर सकते हो उसका डेप्थ। किस लिए यूज होता है? हार्डनेस ऑफ द रबर एंड प्लास्टिक के लिए यूज कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर टर्म्स लाइक कलर के लिए हम बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं। यू वैल्यू क्रोमा, ये आपके एग्जाम्स में कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और देखा गया है कि यू वैल्यू क्रोमा क्या होता है। तो यू क्या है? रेफर्स टू द बेसिक कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, क्या कलर है ऑब्जेक्ट का। वैल्यू मतलब कि लाइट शेड है या फिर वो डार्क शेड है, और क्रोमा मतलब कि डल है या ज्यादा विविड है। तो ये यू वैल्यू क्रोमा है, इन चीजों को हम देखते हैं। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? द अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द लाइट विच द ऑब्जेक्ट इज viewed। किस लाइट से हम ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं। हम कभी कभार होता है ना, ब्लू लाइट से ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं, कभी ग्रीन से कर रहे हैं, व्हाइट से कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं, जैसे कि डे लाइट, incandescent lamps, fluorescent lamps are all common sources of the light in the dental operatory. Okay, so it depends upon that. So that is that property. किस तरीके से ऑब्जेक्ट अपेयर कर। ऑब्जेक्ट दैट अपेयर्स टू बी कलर मैच्ड अंडर वन टाइप ऑफ द लाइट मे बी वेरी डिफरेंट अंडर अनदर लाइट सोर्सेज। मे बी आपने कुछ मटेरियल पेशेंट के ऊपर लगाया, राइट? अगर हम एक लाइट में उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो मटेरियल कलर का मैच कर रहा है, पर यहीं आपने दूसरी लाइट लगाई तो वो नहीं मैच कर रहा है। तो दैट मीन्स वो तो एक गलत चीज हो गई ना, क्योंकि पेशेंट तो हर तरीके की लाइट में जाएगा। अब ऐसे तो पेशेंट को नहीं बोल सकते हो कि इस लाइट में मत जाओ। दैट इज द पॉइंट। तो अगर हम जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट अंडर डिफरेंट लाइट सोर्सेज में ऑब्टेन करता है, तो उसे हम फिनोमिना क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। फिर हमारे पास बहुत ऐसी टर्म आती है, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। ओपेक मतलब बिल्कुल नहीं दिखता है, लाइट पास ही नहीं हो सकती है। ट्रांसपेरेंट मतलब थोड़ा बहुत लाइट पास हो रही है, एंड ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल लाइट पास हो रही है। तो दैट इज दिस चैप्टर। डेंटिस्ट्री में एस्थेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल द सीरीज लाइक दैट। So this was our first session and our first series. Thank you. भावना।